नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में आपने जान रखा होगा क्या पढ़ाने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है केमिस्ट्री का, चैप्टर 3 धातु और अधातु। आपके साथ चर्चा करेंगे कि धातु और अधातु कैसे आया, कहाँ से आया और हमें जो पढ़ना है क्या क्या इसमें पढ़ना है। इससे आगे बढ़ने से पहले आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएगा। रख हौसला, आगाज रन की अब करो युद्ध की तैयारी। हो गया आगाज रन की अब करो युद्ध की तैयारी, मैदान वही जीतेगा जिसका संघर्ष रहेगा जारी। आइए तो आज की क्लास में आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को और छात्र छात्राओं को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में आपको बताएंगे कि धातु और ठीक है। सबसे पहले आज बता देता हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि धातु क्या होता है, फिर धातु का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अधातु क्या होता है, अधातु का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इस सारी चीज़ आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है आयन, धन आयन, ऋण आयन, उसकी विशेषताएं क्या होता है। फिर रासायनिक बंधन पढ़ना है, ठीक है, वैद्युत संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, इसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसको आप पढ़े हैं एक बंधीय, द्विबंधीय, त्रिबंधीय, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। सबसे इंटरेस्टिंग तो चीज़ ये है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालना सीखेंगे। संयोजकता कैसे निकलता है 9th क्लास में आप सीखोगे। अगर भूल गए हैं तो फिर से आप इसी चैप्टर में संयोजकता निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सारा चीज़ आप सीखेंगे। साथ ही साथ आप धातु का निष्कर्षण सीखेंगे, जिससे 5 नंबर एक फिक्स रहता है, पूछा जाता है धातु का निष्कर्षण। तो इसी चैप्टर में हम धातु का निष्कर्षण सीखेंगे और साथ ही साथ धातु का संचारण, उसके रोकने का उपाय, कैसे संचारण होता है, कैसे संचारण क्या बोलते हैं, जंग लगना, क्या लगता है, जंग लगना, उस सारा चीज़ इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर धातु अधातु आया कहाँ से, कैसे बांटा गया कि ताकि हमारे पास धातु अधातु पहुँचा। और आज हमें अध्ययन करना है धातु अधातु के बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि धातु अधातु कहाँ से आया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, धातु और अधातु जो था, सबसे पहले आप 9th क्लास में पढ़े होंगे पदार्थ। क्या पढ़े होंगे, पदार्थ। पदार्थ जिसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। और आपको 9th क्लास में भी बताया गया होगा कि पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया था। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या था, कमेंट करके बताइए। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। क्या था दूसरा, अशुद्ध पदार्थ। ये आप 9th क्लास में सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो आप यहाँ पे सीखिए। पदार्थ सर क्या होता है अभी आपको समझाएंगे, लेकिन पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया था, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि सर पदार्थ वो वस्तु को कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जो आयतन घेरता है। आयतन कहने का मतलब जगह घेरता हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। और वहाँ पदार्थ के 2 भागों में बांट दिया गया था, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। इसके बाद शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया था, शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया था, जिसको बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं, तत्व। और दूसरा बोलते हैं यौगिक। दूसरा क्या बोलते हैं, यौगिक, ठीक है। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ को एक ही भाग में बांटा गया, जिसका नाम है मिश्रण। किसका नाम है, मिश्रण। और फिर मिश्रण का 2 प्रकार हुआ। पहला समांग मिश्रण और दूसरा विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण। ये आपको 9th क्लास में बताया गया होगा। नहीं बताया गया है तो अभी आप सीखिए कि सर पदार्थ था जो जिसमें आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के 2 भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण हो गया, समांग और विषमांग। और शुद्ध पदार्थ से आया तत्व और यौगिक। और फिर तत्व को भाई 3 भागों में बांटा गया, जो अभी हमको पढ़ना है इसी चैप्टर में। उसका नाम है पहला का नाम है धातु, और दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। क्या है, उपधातु। उपधातु के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा कम पढ़ना है, लेकिन धातु और अधातु के बारे में खूब पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सारा चीज़, कौन धातु चमकीला होता है, कौन अधातु चमकीला होता है, सारा चीज़ आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में मेरे प्यारे भाई। तो धातु अधातु कहाँ से आया आपको पता चल रहा होगा। सर ई काहे ला छोड़ रहे, इसको बता दीजिए। तो यौगिक जो होता है, यौगिक 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो इस तरह से बांटा गया और यही हमको पढ़ना है धातु अधातु के बारे में। उपधातु के बारे में थोड़ा सा कम पढ़ना है। तो आपको पता चला होगा कि सर धातु अधातु कहाँ से आया। फिर से एक बार रिपीटेशन कराते हैं। यही डायग्राम आपको नोट्स में छापना है, बनाना है, ठीक है। सबसे पहले यही बनाना है कि सर जो पदार्थ था, पदार्थ 9th क्लास में पढ़े थे कि सर वैसा पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, जो आयतन छेकता है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया था, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को सर 2 भागों
भागों में बांटा गया था, जिसको बोलते हैं तत्व और यौगिक। और फिर तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। मतलब सर तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? तत्व। तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? तत्व। और अलग अलग कर देंगे तो धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक के 2 भागों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। और मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। और 2 भाग में होता है समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण, ठीक है। तो इस सारे चीज़ मिश्रण के बारे में आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? धातु के बारे में। क्या पढ़ेंगे? धातु के बारे में। धातु किसे कहते हैं, धातु का भौतिक गुण क्या होता है, आज की क्लास में कवर करेंगे। तत्व क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। और तत्व के पहले कैसे कैसे खोज हुआ, इन सारी चीज़ों का आपके साथ डिटेल्स में चर्चा करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि हर एक चीज़ आपको धातु और धातु में समझ में आएगा। बाकी आपको सिर्फ करना क्या है, मेरे साथ सेशन को अंतिम तक जुड़कर पढ़ना है, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर तत्वों का समझते हैं थोड़ा सा परिचय कि इसमें तत्व का खोज कैसे हुआ था और आज तत्वों की संख्या कितना है, पहले तत्वों की संख्या कितना था। हम आपको बता दें, ऐसा बोला जाता है कि धातु और अधातु बड़ा हार्ड चैप्टर है। देखो मेरे प्यारे भाई, कोई हार्ड चैप्टर नहीं होता है, बस आपके समझ के ऊपर है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए ईजी है, और समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए हार्ड है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ एक बार जुड़कर अंतिम तक पढ़ कर देखो, आपको हार्ड नहीं लगेगा, सबसे आसान बना दूंगा। बस आपको विश्वास करना है हमारे ऊपर। हम आपको धातु और अधातु ऐसे पढ़ाएंगे जैसे कि केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। बोला जाता है कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि हाय रे सनम बेवफा, हाय रे सनम बेवफा, और रात याद किए दिन सफ़ा। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आइए आपको समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए समझते हैं कि सर पहले तत्वों का खोज कैसे हुआ। देखिए ऐसा बोला जाता है कि प्राचीन काल मतलब आज से बहुत साल पहले सिर्फ हमारे पास 8 तत्व थे। हमारे पास कहने का मतलब जो हमारे पूर्वज थे उनके पास सिर्फ 8 तत्व था। कितना तत्व था? 8 तत्व था। लेकिन वैज्ञानिक जो थे लगातार तत्वों का खोज कर रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे। और उनके प्रयास से 18वीं शताब्दी में, कब? 18वीं शताब्दी में तत्वों का संख्या 8 से बढ़कर 20 हो गया था। कितना हो गया था? लगभग 20 हो चुका था। कब? 18वीं शताब्दी में। अभी जो चल रहा है 21वीं शताब्दी चल रहा है। कितना चल रहा है? 21वीं शताब्दी। जब 21वीं शताब्दी चल रहा है तो क्या चल रहा है? 2023। क्या चल रहा है? 2023। इसी तरह से 18वीं शताब्दी मतलब 1700 कुछ ईस्वी में, डेट फिक्स नहीं है लेकिन 1700 कुछ ईस्वी में ऐसा देखा गया कि तत्व जो पहले 8 था बढ़कर अब 20 हो गया। क्या हो गया? 20 हो गया। तो आपके सर दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तत्वों की संख्या कितना है, ये भी थोड़ा बता दीजिए। तो अभी जो है तत्वों की संख्या मेरे प्यारे भाई वो 118 है। कितना है? 118 है, ठीक है। जहाँ जहाँ हम लिख चुके हैं हाईलाइट कर रहे हैं, अभी आपको लिखना नहीं है, पहले समझ लो इसके बाद लिखना, टाइम देगा ना। जहाँ जहाँ जो मेन टॉपिक है हम उसको हाईलाइट करते जा रहे हैं, इसी तरह से आपको भी हाईलाइट करना है ताकि याद रहे, ठीक है। तो अभी जो तत्वों की संख्या कितना वर्तमान में? 118 है। देखिए जिस तरह से हम लोग पानी को बोतल में रखते हैं, ठीक है, और कपड़ा को हैंगर में टांग के रखते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग सामानों को रखते हैं, ठीक उसी तरह से तत्वों को सजाया गया है जिसको बोलते हैं आवर्त सारणी। क्या बोला गया? आवर्त सारणी। उसमें बताया गया है कि कौन तत्व कौन सा वर्ग में रहेगा, कौन सा आवर्त में रहेगा। एक तरह से तत्वों को रखा गया है, तत्वों का रखा गया है, उसी को हम बोलते हैं आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। और जो ये आवर्त सारणी अभी चल रहा है, जो जिसको पीरियडिक टेबल बोलते हैं, और उसमें देखते हैं अलग अलग धातु को अलग अलग जगह व्यवस्थित किया गया है, वो जो दिया गया था उसका नाम था वैज्ञानिक का, जो अभी हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। और वो जो दिया था, वो जो सजाया था सभी धातुओं का, उसका नाम है मोसले। क्या नाम है? मोसले। तो आप याद रखिएगा क्या नाम है उसका? मोसले। तो इन तत्वों को मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में सजाया गया है। आप गौर से जब पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे पीरियडिक टेबल आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 5 में। क्या में देखेंगे कि अलग अलग तत्वों को रखा गया है। अब उसमें जब धातु आप पढ़ लेंगे आपको नॉलेज हो जाएगा कि सर किसको धातु कहते हैं, किसको अधातु कहते हैं, किसको उपधातु कहते हैं। और उसके बाद जब आप पीरियडिक टेबल देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि सर उसमें जो बाईं ओर है ना वो धातु है मेरे प्यारे भाई। बाईं ओर जो सजाया गया वो क्या है? धातु है। और जो दाईं ओर है ना, दाईं ओर वो क्या है? अधातु। और बीच में जो है क्या है? उपधातु। आप ऐसा देखेंगे,
धातु अधातु और उपधातु के बारे में जब जान जाएंगे तब कि पीरियोडिक टेबल में सर बाएं तरफ इधर से बाएं तरफ इधर हो गया, बाएं तरफ जो लिखा हुआ सर पूरा का पूरा धातु है, दाएं तरफ जो व्यवस्थित किया गया अधातु है, और बीच में सर बीच में क्या उपधातु, क्या है उपधातु है। तो ये आपको याद रखना है। किसने सजाया है, मोसले। किसने समझाया है, मोसले। अभी तत्वों की संख्या कितना है, 118। कितना है, 118। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस अध्याय में हम तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तत्वों का वर्गीकरण मतलब तत्वों को कितने भाग में बांटा गया है, फिर उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सारा चीज़ क्या पढ़ेंगे आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। परिचय में आपको लिखना है ना, परिचय देके आपको इस सारी चीज़ को लिख लेना है। साथ साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि पैसा देके नोट्स ना खरीदना पड़े। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो लिखिए, अब पेन उठाइए और नोट कीजिए। हम आपको रिपीटेशन कराते हैं कि आपको क्या क्या याद रखना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, आपको जैसे बताया मैंने कि प्राचीन काल में सिर्फ हमारे पास 8 तत्व था, लेकिन उस वैज्ञानिक को शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने खोजते खोजते आज तत्वों की संख्या 118 कर दिया। बीच में 18वीं शताब्दी में तत्वों की संख्या कितना था मेरे प्यारे भाई, तो 20 था। 18वीं शताब्दी में 20 था और आज 21वीं शताब्दी चल रहा है, और 21वीं शताब्दी में तत्वों की कुल संख्या कितना है, 118 है। इसको कहाँ व्यवस्थित किया गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में। और उसको व्यवस्थित करने के लिए किसने बताया, तो उस वैज्ञानिक का नाम है, इस वैज्ञानिक को सैल्यूट कीजिए, मोसले। किसको ने, मोसले। आज 15 अगस्त है, तो एक भारत के लिए लाइक हो जाना चाहिए मेरे दोस्त, कर दो। आज 15 अगस्त है और इस दिन भी आपकी क्लास चल रही है, तो अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो एक लाइक तो बनता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। और तत्वों का तत्व आ गया। अब सर तत्व के बारे में इसको पढ़ेंगे, तो तत्व क्या है इसके बारे में जानते हैं। तत्व जो है मेरे प्यारे भाई, आपको डायग्राम से बताएं। पदार्थ को शुद्ध और अशुद्ध में बांटा गया था, शुद्ध को तत्व और यौगिक में बांटा गया था, तो वहाँ से तत्व आया। और फिर तत्व से क्या आएगा, धातु, अधातु और उपधातु। जो हमको मेन पॉइंट है चैप्टर का नाम धातु, वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले तत्व समझ लेते हैं मेरे प्यारे भाई। तत्व क्या है, पदार्थ का वह शुद्ध रूप है। क्या है, शुद्ध रूप है। पदार्थ का शुद्ध रूप है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, जो कितने, सिर्फ एक प्रकार के परमाणु से बना होता है, उस शुद्ध पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। अब सर परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, आप 9th क्लास में बहुत डिटेल्स में समझोगे। अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। परमाणु को मिलने से अणु बनता है। परमाणु को मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। जैसे देखो H2O जल है, तो H जो है ना ये परमाणु है, वो जो है ना ये भी परमाणु है, और दोनों के मिलने से जो बना है H2O है, वो अणु है। क्या है, अणु है। अगर NaCl लिखें, क्या लिखें मेरे प्यारे भाई, NaCl लिखें। अगर NaCl लिखें तो NaCl, तो Na जो सोडियम हुआ ना ये परमाणु है, और Cl जो ना है परमाणु है। लेकिन जब NaCl मिल गया ना तो ये दोनों क्या होगा, अणु हो गया। यानी कि दो गो परमाणु मिलने से अणु का निर्माण होता है, यानी सिंगल रहेगा तो उसको बोलते हैं परमाणु। तो कह रहा है तत्व जो होता है पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, चाहे वो कोई भी तत्व में हो, धातु, अधातु, उपधातु, कुछ भी हो। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन, इसमें एक ही चीज़ आपको देख रहा है, दूसरा नहीं मिलेगा। हीलियम एक ही प्रकार का है, दूसरा इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि तत्व है एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है। नाइट्रोजन है, ये भी क्या है, एक ही प्रकार से बना हुआ है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। नाइट्रोजन तो सिर्फ नाइट्रोजन, कुछ मिला हुआ नहीं है, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ। उसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है। ठीक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, यानी कि जितने तत्व है 118 का आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन सब तो नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल में आपको लिख देना जिससे आपको समझा जा सके और आप आसानी से समझ सकते हैं। आई होप आपको अभी जो बताए होंगे आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको नोट करते चलिए, आप लिखते चलिए। यकीनन मानो आज का चैप्टर, आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सर तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेरे प्यारे भाई तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। तो इसी तरह से आपको नोट करना है। सबसे पहले समझते हैं कि सर धातु किसको कहते हैं। हम आपको बता दें, बहुत सारा टीचर धातु का डिफिनेशन गलत लिखाते हैं। आप कैसे लिखाते हैं गलत, वो भी आपको समझाएंगे। पहले सही क्या है उसको समझ लेते हैं। सही जो डिफिनेशन है मेरे प्यारे भाई, सही यही है कि ऐसा तत्व आप समझ गए। सर तत्व क्या होता है, पदार्थ, शुद्ध पदार्थ का वह रूप जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। तो ऐसा तत्व जो अपने बृहत्तम कक्षा में, यानी बृहत्तम मतलब होता है सबसे
बाहरी वाला कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाता है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। उस तत्व को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब सर बृहत्तम कक्षा क्या है? इलेक्ट्रॉन को त्याग कैसे करेगा, इसको थोड़ा सा भी समझते हैं, बाकी डिटेल्स में इसी चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समझेंगे, फिर इस संयोजकता जब निकालेंगे तब आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे साथ साथ जब धन आयन ऋण आयन बताएंगे तो उसमें दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और कैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है तो इसको समझा देते हैं। मान लो एग्जांपल में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये क्या है? धातु है। जैसे मेरे प्यारे भाई देखो, सोडियम जो है इसका परमाणु संख्या 11 होता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, अगर कोई तत्व है उसका परमाणु संख्या जितना होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही होता है। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा? 11 होगा। और आप जानते होंगे कि नील्स बोर के अनुसार एक कक्षा दिया था और हम इस कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। पहला कक्षा जो था उसमें हम कितना रखते थे? 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32 रखते थे। कितना? 32 रखते थे। कैसे निकलता था सर? तो 2n² सूत्र से इसको निकालते थे। तो अब इसको अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बड़ा विस्तार से सीखेंगे। का सबसे सही डिफिनेशन, सटीक डिफिनेशन यही है, बाकी सब गलत लिखाया जाता है। हम आपको समझाएंगे कैसे गलत लिखाया जाता है, पहले समझो। तो देखो 2, पहला कक्षा में 2, बच गया कितना? 9। कितना बचा? 9। तो फिर दूसरे कक्षा में 8, बच गया कितना? 1, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन 11 होता है। अब 1 बच गया मेरे प्यारे भाई, तो यही जो बाहर कक्षा है ना, ये बाहरतम कक्षा हो गया, यहाँ तक भर गया। और ये जो हुआ ना, इसको बोलते हैं बृहत्तम कक्षा। क्या बोलते हैं? बृहत्तम कक्षा। और यही जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, यानी जिसको जरूरी होगा उसको ये दे देगा, और देने के बाद धन आयन बनाता है। अगर कोई दे रहा है मतलब उसको पास ज़्यादा है, और ज़्यादा है दे रहा है तो माइनस में कभी जाएगा नहीं, जाएगा, यानी प्लस में ही रहेगा। तो यही इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और त्याग करने के बाद जो चार्ज आता है इस पर प्लस आ जाता है। क्या आता है? चार्ज प्लस आता है। ये धन आयन ऋण आयन हम आपको विस्तार से समझेंगे। बस अभी समझिए कि इसको सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, और ये सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा हो गया, ये किसी को दे देगा, और देने के बाद जो धन आयन बनाता है वैसा तत्व को हम धातु कहते हैं। वैसा तत्व को धातु कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि कैसे डिफिनेशन लिखाया जाता है। मेरे प्यारे भाई, जो इसका भौतिक गुण होता है, हम आपको पढ़ाएंगे कि इसका भौतिक गुण कौन कौन सा होता है। उसी भौतिक गुण को डिफिनेशन में लिखा दिया जाता है। ऐसा लिखाया जाता है प्यारे भाई डिफिनेशन, कि वैसा तत्व जो ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, और जिसमें चमक पाया जाता है, उसे हम धातु कहते हैं। अब बताओ ये डिफिनेशन क्या है? ये तो उसका भौतिक गुण है। अगर कहा जा रहा है कि वैसा तत्व जो क्या है? ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा का सुचालक, उसे हम अगर धातु कहेंगे तो मेरे प्यारे भाई ये गलत डिफिनेशन है। गलत डिफिनेशन है, या विद्युत का सुचालक कहेगा तो गलत है। वो गलत कैसे है हम आपको बताते हैं। जब हम आपको भौतिक गुण पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? भौतिक गुण, तो उसमें हम बताएंगे कि धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है और ऊष्मा का सुचालक होता है। लेकिन जब अधातु पढ़ाएंगे, कब? अधातु पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे उसका भौतिक गुण में कि अधातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। सुचालक जैसे विद्युत धारा जाता हो, कुचालक मतलब जैसे विद्युत धारा नहीं जाता हो। वहाँ बताएंगे कब? जब अधातु पढ़ाएंगे। लेकिन अपवाद में लिखाएंगे कि ग्रेफाइट, अपवाद में क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट। ये आपको भी बात पता होगा कि सर ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन इससे विद्युत धारा जाता है। अब भाई अगर विद्युत धारा जाता है तो क्या हो गया? विद्युत का सुचालक हो गया। और ये भी तत्व है, क्योंकि तत्व का प्रकार होता है धातु और अधातु दोनों। अगर हम धातु के डिफिनेशन में इसको लिखा दें कि वैसा तत्व जो ऊष्मा का सुचालक है और जिसमें चमक पाई जाती है, उसे हम धातु कहते हैं, तो बताओ डिफिनेशन गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ? मेरे प्यारे भाई, ऐसे लोग से बचें। आप वही पढ़िए जो भाई ज़्यादा दिन तक यूज हो सके। इसीलिए हम बोलते हैं पढ़ो ऐसा कि याद रहे हमेशा। ऐसा नहीं कि 10th में पढ़े कुछ, फिर जाकर 12th में सोचो ओहो ये गलत था, ये चीज़ सही था ना। ऐसा नहीं ना, पढ़ो ऐसा कि याद रहे हमेशा। तो पहला बता दिए कि ये वाला चीज़ गलत है। दूसरा क्या लिखाया जाता है? चमक के बारे में। क्या लिखा जाता है? चमक के बारे में। इस सारा चीज़ आपको भौतिक गुण में बताएंगे। चमक के बारे में जब हम भौतिक गुण पढ़ाएंगे धातु को, तो लिखाएंगे कि धातु में एक चमक पाई जाती है जिसे हम धातुई चमक कहते हैं। और अधातु के भौतिक गुण में लिखाएंगे कि अधातु में कोई चमक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद में लिखाएंगे आयोडीन के बारे में। किसको? आयोडीन के बारे में। अगर आप जाने होंगे, आपको पता होगा सर आयोडीन अधातु है, लेकिन इसमें चमक पाया जाता है।
अपवाद में है कि सर जैसे अपवाद क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ सब फॉलो कर रहा है, लेकिन कोई एक है जो उस गुण को फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी गुण को फॉलो करता है, तो उसी में से आयोडीन इसमें चमक पाया जाता है, लेकिन ये अधातु है। अब बताइए ये भी तत्व का प्रकार है। अगर हम इसको डिफिनेशन में लिखा दें कि वैसा तत्व जो ऊष्मा का सुचालक है या विद्युत का सुचालक है तथा जो जिसमें चमक पाई जाती है उसे हम धातु कहते हैं, तो बताओ डिफिनेशन गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ? आप खुद डिसाइड करो, आप समझदार हो, समझो कि सर तो गलत हो गया, क्योंकि अगर चमक बोल दिया तो धातु भी होगा और अधातु भी हो गया, तो सर अधातु में डिफिनेशन क्या लिखेंगे? अपवाद वाला तो दोनों चीज़ आ रहा है। तो आपको वैसा डिफिनेशन लिखना है मेरे प्यारे भाई जिससे आपको समझ में आए और सटीक हो और सही हो। और हम आप सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम आपको बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार करके आपके लिए लाते हैं, बस इसको आपको समझने की ज़रूरत है। आई होप आप समझे होंगे कि सर कैसे डिफिनेशन गलत है और लोग पढ़ा रहे हैं, हम नहीं बता सकते लेकिन लोग पढ़ा रहे हैं ऐसा ना, बहुत सारा ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लोगों से बचें। और बाकी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास आज लंबी हो गई, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे धातु का भौतिक गुण कौन कौन है, अपवाद वाला भी बताएंगे कि अपवाद में क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है, धातु का रासायनिक गुण क्या होता है, सारी चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे आपके साथ बहुत आसान शब्दों में। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। जुड़े रहने के लिए कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का सदस्य ज़रूर बनना है, ठीक है। आई होप आज जो भी बताएंगे आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके हमें उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जैसा जरूर सम्मान कीजिए, माता पिता काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। मैं एक दिन जीतूँगा ज़रूर, कर रहा हूँ आपसे वादा, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ आप सबके लिए सबसे ज़्यादा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, बाय।